5 अगस्त 2026 की दोपहर, जयपुर। एक पत्नी अपने बेसुध पति को सड़क किनारे लेकर खड़ी होती है और अपने देवर को रोते हुए कॉल करती है कि आपके भैया की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। हर किसी को यही लगता है कि ये एक कुदरती हादसा या कोई अचानक आई बीमारी है, लेकिन ठीक 10 दिन बाद जब एक पिता सच्चाई को तलाशते हुए घटना वाली जगह के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फुटेज में पत्नी जैसा बता रही थी वैसा कुछ नहीं था। स्क्रीन पर 3 अनजान चेहरे और एक खौफनाक साजिश की पूरी तस्वीर साफ नजर आ रही थी। आखिर शादी के महज कुछ समय बाद ही ऐसा क्या हुआ कि एक दुल्हन ने अपने ही पति को खत्म कर दिया? क्या ये महज एक इत्तेफाक था या प्यार के नाम पर रचा गया एक बेहद खतरनाक ट्रैप? तो फिर चलिए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं आज की इस क्राइम से भरी दास्तान को। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान की राजधानी जयपुर के मल्होत्रा नगर इलाके से, जहां एक सीधा साधा लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। महेश स्वभाव से बेहद शांत, मेहनती और अपने परिवार का ख्याल रखने वाला इंसान था। उसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था और परिवार वाले उसकी शादी के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहे थे। दूसरी तरफ जयपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर शिवदासपुर इलाके में कविता मीना नाम की एक लड़की रहती थी। जब महेश के घर वालों ने कविता को देखा तो उन्हें अपने बेटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगी। दोनों परिवार की बातचीत शुरू हुई, रिश्ते तय हुए और आखिरकार 12 नवंबर 2024 को धूमधाम से महेश और कविता की शादी हो गई। बाहरी दुनिया और महेश के परिवार वालों के लिए ये एक बेहद खुशहाल और आदर्श शादी थी। नई नई दुल्हन घर आई, घर में खुशियों का माहौल था। महेश भी अपनी नई जिंदगी को लेकर काफी खुश था, लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छुपा था जिससे महेश और उसका पूरा परिवार पूरी तरह से अनजान था। दरअसल शादी के मंडप में बैठने से पहले ही कविता का दिल किसी और के पास था। अपने ही गांव शिवदासपुर में रहने वाले गणेश नाम के एक लड़के के साथ उसका पिछले 6-7 सालों से गहरा अफेयर चल रहा था। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे, एक ही समाज के भी थे और आपस में शादी करना चाहते थे। कविता ने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके परिवार वालों ने गणेश को पसंद नहीं किया और उसकी शादी जबरदस्ती महेश के साथ तय कर दी। शादी से ठीक 2-3 दिन पहले जब कविता की बारात आने वाली थी, तभी उसकी मुलाकात अपने प्रेमी गणेश से होती है। दोनों एक दूसरे से बिछड़ने के गम में डूबे हुए थे। गणेश ने भावुक होकर कहा कि तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी? इस पर कविता ने उससे एक वादा किया कि शादी तो सिर्फ समाज के लिए हो रही है, लेकिन मेरे दिल में हमेशा के लिए तुम रहोगे। तुम जब बुलाओगे, जैसे बुलाओगे, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। हमारा रिश्ता शादी के बाद भी वैसा ही रहेगा जैसा आज तक चलता आ रहा है। इसके बाद शादी हुई और कविता दुल्हन बनकर महेश के घर चली गई। शुरुआत के 1-2 हफ्ते उसने बड़े सलीके और प्यार से बिताए। फिर एक दिन उसने बहुत ही मासूमियत से अपने पति महेश से कहा कि मुझे अपने माँ बाप और घर वालों की बहुत याद आ रही है, क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ाओगे? महेश एक सीधा साधा और समझदार इंसान था। उसने बिना किसी शक के अपने पत्नी को मायके छोड़ दिया, लेकिन कविता मायके परिवार से मिलने नहीं बल्कि अपने प्रेमी गणेश से मिलने गई थी। समय बीतता गया और महीने गुजरते गए। कविता जब भी अपने प्रेमी से मिलना चाहती, वो कोई न कोई नया बहाना बनाकर मायके जाने की जिद करने लगती। शुरुआत में तो वो बड़े प्यार से मनवाती, लेकिन जब महेश कभी भी मना करता तो घर में छोटे मोटे झगड़े और कलेश शुरू कर देती ताकि नाराज होकर मायके जा सके। ऐसे करते करते लगभग 1.5 से 2 साल का वक्त बीत गया। इसी बीच एक मोड़ आया। कविता की छोटी बहन की शादी भी महेश के ही एक रिश्तेदार के साथ तय हो जाती है। अब कविता के घर वालों ने उस पर सख्त हिदायत दी कि तुम अपने ससुराल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, क्योंकि तुम्हारी छोटी बहन का रिश्ता भी उसी परिवार से जुड़ा है। अब कविता के पास अलग होने का या सीधे तौर पर डिवोर्स लेने का कोई रास्ता नहीं बचा। जब मिलने जुलने में मुश्किलें बढ़ने लगी तो कविता और गणेश ने मिलकर एक बेहद खतरनाक और खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि जब तक रास्ते से महेश नहीं हटेगा तब तक वो दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने एक खामोश और गहरी प्लानिंग बनाई। कविता ने अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स का झूठा नाटक करना शुरू किया। वो अक्सर कहती थी कि उसके पेट में दर्द है या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है,
जिसकी वजह से उसे बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसी बहाने का फायदा उठाकर वो गणेश से मिलने लगी और अपनी साजिश को आगे बढ़ाने लगी। घटना के करीब 4 महीने पहले कविता ने अपने पिता से कहा कि घर में रखे अनाज और गेहूं को कीड़े से बचाने के लिए कोई दवाई चाहिए। सासू माँ ने भी इसके लिए कहा है। सीधे साधे पिता दुकान जाते हैं और गेहूं में रखने वाले जहरीली दवाई ले आते हैं। कविता ने उसमें से थोड़ी सी दवाई बड़ी होशियारी से निकालकर अपने पास छुपा ली। ये वही खामोश जहर था जिसका इस्तेमाल वो अपनी इस योजना में करने वाली थी। इसके बाद तारीख आती है 5 अगस्त 2026 की सुबह। कविता अपने पति महेश के पास जाती है और बेहद प्यार से कहती है कि आज मेरा मन मंदिर जाने का कर रहा है, साथ में मुझे डॉक्टर से भी अपने लिए दवाई लेना है। महेश अपनी पत्नी की बात मान जाता है और दोनों सुबह के करीब 9 बजे अपनी बाइक से घर से निकलते हैं। वो पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर नईनाथ धाम मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर दर्शन के बाद वापसी के रास्ते में कविता महेश से कहती है कि मुझे बहुत तेज जूस पीने की इच्छा हो रही है, चलो जूस पीते हैं। महेश कहता है कि उसका मन नहीं है, लेकिन कविता जिद करती है कि उसके खातिर महेश को पीना ही पड़ेगा। सड़क किनारे एक दुकान पर 2 गिलास जूस बनवाए जाते हैं। उसी दौरान जब महेश का ध्यान थोड़ा भटकता है, कविता अपने बैग से वही छुपा कर रखी हुई जहरीली दवाई निकालती है और महेश के जूस के गिलास में मिला देती है। महेश बेखबर होकर अपने पत्नी के हाथों से वो जूस पी लेता है। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पत्नी पर वो इतना भरोसा करता है वही उसके लिए मौत का घूंट तैयार कर चुकी है। जूस पीने के लगभग 20 से 30 मिनट तक महेश को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो नॉर्मल तरीके से बाइक चला रहा था, लेकिन कविता जानती थी कि दवाई का असर शुरू होने वाला है। इसलिए उसने महेश को अपनी बातों में उलझाकर बाइक का रुख अपने मायके यानी शिवदासपुर वाले रास्ते की तरफ मुड़वा दिया। जैसे जैसे बाइक आगे बढ़ती गई, महेश को अचानक बहुत तेज चक्कर आने लगे। उसका जी मिचलाने लगा और उसे लगातार उल्टियां होने लगी। उसकी तबीयत इस कदर बिगड़ने लगी कि उससे बाइक संभालना मुश्किल हो गया। उसने सड़क किनारे बाइक रोकी और नीचे बैठ गया। कविता को लगा था कि जहर का असर तुरंत हो जाएगा, लेकिन जब महेश काफी देर तक तड़पने के बावजूद होश में रहा तो कविता घबरा गई। उसने तुरंत अपने फोन से अपने प्रेमी गणेश से संपर्क किया। गणेश अपने 2 दोस्तों अजय मीना और गोलू प्रजापत को लेकर तुरंत मौके पर पहुंच गया। अब यहाँ से जो खेल शुरू हुआ वो किसी भी आम इंसान की सोच से परे था। महेश की हालत इतनी खराब थी कि वो चल भी नहीं पा रहा था। गणेश और उसके दोस्तों ने महेश को अपनी बाइक पर बीच में बैठाया ताकि देखने वाले को लगे कि वो किसी बीमार दोस्त को ले जा रहे हैं। गणेश की बाइक पर कविता बैठ गई। वो लोग महेश को किसी अस्पताल ले जाने के बजाय लगातार 2 से ढाई घंटे तक जयपुर की सड़कों पर सामनगर और 14 पुलिया इलाके में इधर उधर घुमाते रहे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, समय बिताना, ताकि जहर महेश के शरीर में पूरी तरह से फैल जाए और उसकी सांसें थम जाए। जब शाम के करीब 5:30 बज गए तो महेश की हालत बेहद नाजुक हो गई। तब गणेश और उसके दोस्त महेश को सामनगर इलाके में 200 फीट चौराहे के पास एक दुकान के किनारे छोड़ देते हैं। इसके बाद शुरू होता है कविता का सबसे बड़ा नाटक। वो जानबूझकर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के सामने अपने तड़पते हुए पति के चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगती है। उसे संभालने का ढोंग करती है ताकि आसपास के लोगों को लगे कि वो एक लाचार और फिक्र करने वाली पत्नी है। ठीक 5:30 बजे कविता अपने देवर मनीष को रोते हुए फोन करती है और कहती है कि उसके भैया की तबीयत खराब हो गई है और वो तुरंत सामनगर पहुंचे। मनीष बिना वक्त गवाए मौके पर पहुंचता है और अपने भाई की हालत देखकर घबरा जाता है। वो तुरंत महेश को सीकर रोड स्थित CKS अस्पताल ले जाता है, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर मरीज को देखकर उसे डेड घोषित कर देते हैं। अस्पताल परिसर में मातम छा गया था। कविता जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी थी। वो हर किसी को गले लगाकर ऐसे फूट कर रो रही थी जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। पुलिस को मेडिकल सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आकर शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई बाहरी चोट न होने के कारण मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाती। परिवार वाले इसे एक अचानक आई दिल की बीमारी या कुदरती मौत मानकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार के बाद महेश के घर में मातम छाया हुआ था। सबसे ज्यादा सांत्वना तो कविता को दी जा रही थी। सब सोच रहे थे कि उसका सुहाग उजड़ गया और वो बहुत ही मजबूर हो चुकी है। इस दुखद घटना को लगभग 10 से 11 दिन ही बीते थे कि 15-16 अगस्त के आसपास महेश के बुजुर्ग पिता
अपनी बहू कविता के पास बैठते हैं और वो उसके सिर पर हाथ रखते हुए बेहद प्यार से कहते हैं कि बेटा तुम हिम्मत रखो, महेश चला गया तो क्या हुआ, ये घर तुम्हारा है और हम तुम्हें किसी भी चीज की कमी होने नहीं देंगे। इसी बातचीत के दौरान पिता के दिल में एक छोटा सा सवाल आया और वो अपने बहू से पूछते हैं कि 5 तारीख को आखिरकार क्या हुआ था। कविता ने तुरंत एक बनी बनाई कहानी सुना दी। उसने कहा कि पापा जी, जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उनसे बाइक नहीं चलाई जा रही थी। मैंने उन्हें पीछे बैठाया, अपने दुपट्टे से उन्हें अपने पेट के सहारे कसकर बांधा और खुद बाइक चलाकर उन्हें लेकर आई, लेकिन वो बार बार गिर रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरन देवर जी को फोन करना पड़ा। ये कहानी सुनने में तो बहुत भावुक लग रही थी, लेकिन महेश के पिता को अंदर ही अंदर कुछ अजीब लगा। एक दुबली पतली सी लड़की एक अचेत इंसान को दुपट्टे से बांधकर भारी दोपहर में किलोमीटर तक बाइक चलाकर कैसे ला सकती है, ये बात उनके गले नहीं उतर रही थी। पिता का मन बेचैन हो गया। उन्होंने अपने छोटे बेटे मनीष को साथ लिया और बिना किसी को बताए सीधे सामनगर 14 पुलिया वाले इलाके में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस जगह की तलाश की जहां कविता ने महेश को छोड़ा था। पिता की नजर पास ही एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। वो दुकान के मालिक के पास गए और हाथ जोड़कर 5 अगस्त की दोपहर 3:30 से 5:30 बजे के बीच की फुटेज देखने की गुजारिश की। दुकानदार ने सहानुभूति दिखाते हुए सीसीटीवी की स्क्रीन उनके सामने कर दी। जैसे ही फुटेज प्ले हुई, महेश के पिता और भाई के होश उड़ गए। स्क्रीन पर जो नजारा था उसने कविता के बोले हुए हर एक झूठ का नकाब उतार दिया था। फुटेज में कविता किसी दुपट्टे से पति को बांधकर बाइक नहीं चला रही थी, बल्कि वो एक अनजान लड़के के पीछे बाइक पर बैठी हुई थी और उसके पीछे आ रही दूसरी बाइक पर 3 लोग सवार थे, जिसमें बीच में बेसुध पड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा महेश था। ये देखते ही पिता की आंखों में आंसू और दिल में खौफनाक सच का एहसास तैर गया। जिस बहू को वो बेकसूर समझ रहे थे, वही उनके बेटे की खामोश कातिल लग रही थी। अब सवाल ये था कि वो 3 अनजान लड़के कौन थे और क्या एक पिता अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए इस पूरी साजिश की परतें खोल पाएंगे। 14 पुलिया वाले सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे चौंकाने वाले सच ने महेश के परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। जिस बहू को वो अब तक एक लाचार दुल्हन मानकर सांत्वना दे रहे थे, उसकी आंखों में जरा सा भी अफसोस नहीं था। महेश के पिता और उसके भाई मनीष के मन में अब कोई शक नहीं बचा। वो समझ चुके थे कि महेश का खत्म होना कोई सामान्य बीमारी या हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी। 16 अगस्त 2026 की शाम महेश के पिता सीधे जयपुर के विश्वकर्मा थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के सामने पूरी बात रखी और लिखित शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बहू कविता ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके बेटे की जान ली है। शुरुआत में पुलिस को भी इस बात पर थोड़ा सा अचंभा हुआ, क्योंकि पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे। लेकिन जब पिता ने सीसीटीवी फुटेज और समय का पूरा हिसाब पुलिस के सामने रखा, तो पुलिस महकमा तुरंत एक्शन में आ गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज की और जांच की कमान अपने हाथों में ली। सबसे पहले कविता के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर निकलवाई गई। जब सीडीआर की जांच हुई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। घटना वाले दिन यानी 5 अगस्त को और उससे पहले हफ्तों में कविता और उसके गांव के रहने वाले गणेश के बीच सैकड़ों बार फोन पर बातचीत हुई थी। इसी बीच महेश के परिवार वाले भी अपने स्तर पर पूरी चौकसी बरत रहे थे। उन्हें अंदेशा था कि अगर कविता को जरा सा भी भनक लगा कि उसका झूठ पकड़ा जाने वाला है, तो वो शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर सकती है। जब महेश की अस्थियों को विसर्जित करने की बात आई, तो कविता ने बहुत नाटक किया कि वो खुद अपने पति की अस्थियों को लेकर जाएगी, लेकिन परिवार वाले सतर्क थे। उन्होंने कविता को अकेले भेजने के बजाय घर के कई जिम्मेदार लोगों को उसके साथ भेजा ताकि वो कहीं गायब न हो सके। 9 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक परिवार के लोग रात भर जाग के उस पर नजर रख रहे थे। महेश के भाई मनीष ने भी हार नहीं मानी। वो दोबारा 14 पुलिया और आसपास के इलाकों में गया और वहां के दुकानदारों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन लड़कों की पहचान करने में जुट गया जो फुटेज में दूसरी बाइक पर दिखाई दे रहे थे। रिश्तेदारों और गांव के जान पहचान वालों की मदद से आखिरकार उन 3 चेहरों का सच सामने आ गया। बाइक चलाने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि शिवदासपुर का गणेश मीना था और उसके साथ मौजूद 2 अन्य लड़के उसके दोस्त अजय और गोलू प्रजापत थे। जब सारे सबूत और सुराग एक एक करके जुड़ गए, तो परिवार वालों ने घर में बैठकर कविता से सीधे सवाल करने का फैसला किया। कमरे में पूरा परिवार मौजूद था। मनीष के फोन में वही सीसीटीवी फुटेज प्ले की और कविता के सामने रख दी।
मनीष ने सीधे शब्दों में पूछा कि भाभी, आप तो कह रही थी कि आप भैया को अकेले बाइक पर बांध कर लाई, लेकिन इस फुटेज में ये अनजान लड़का कौन है जिसके पीछे आप बैठी हैं, और दूसरी बाइक में ये दो लोग कौन हैं? शुरुआत में कविता ने बात को घुमाने की कोशिश की। उसने हंसते हुए और बेफिक्री अंदाज में कहा कि मैं किसी लड़के को नहीं जानती, फुटेज में दिख रही लड़की मैं नहीं हूँ। लेकिन जब परिवार वालों ने उसकी ड्रेस, उसके हाथ के बैग और उसके चेहरे पर बंधे दुपट्टे को पॉइंट आउट किया तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। सबूत इतने पक्के थे कि उसका सारा नाटक ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आखिरकार कविता का सब्र टूटा और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कमरे में बैठे परिवार के सामने कविता ने एक एक करके अपनी पूरी खौफनाक योजना का खुलासा किया। उसने बताया कि कैसे उसने 4 महीने पहले अपने पिता के जरिए अनाज में रखने वाली जहरीली दवाई मंगवाई थी और कैसे उसने डॉक्टर के पास जाने का झूठा बहाना तैयार किया। वो अक्सर कहती थी कि उसकी प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कत है और इसी चेकअप के बहाने वो बाहर निकलती थी और अपने प्रेमी गणेश से मिलती थी। 5 अगस्त के दिन भी उसने नईनाथ धाम मंदिर जाने और रास्ते में जूस में वही जहरीला पदार्थ मिलाने की बात स्वीकार कर ली। उसने ये भी बताया कि बस्ती में पंडित कचौड़ी वाले के पास स्टॉल से गणेश अपना चेहरा छिपाने के लिए काला कपड़ा खरीदता है। जूस पिलाने के बाद जब महेश की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसने गणेश को कॉल करके बुलाया। गणेश अपने 2 दोस्त अजय और गोलू को लेकर आया। वो लोग जानबूझकर लगभग 2 से ढाई घंटे तक महेश को बाइक के बीच में बैठाकर जयपुर के अलग अलग इलाकों में घुमाते रहे ताकि समय बीत जाए और शरीर में जहर का असर पूरी तरह से हो जाए। जब महेश बिल्कुल बेसुध हो गया तब उसे सामनगर में छोड़कर वो लोग हट गए और कविता ने वहां से अपना नाटक शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब परिवार वालों ने कविता के सामने उसके प्रेमी के दोस्तों को फोन लगवाया तो कविता ने फोन पर कहा कि तुम लोग कब तक छुपोगे? पुलिस और परिवार को सब पता चल चुका है। मैंने सब सच बता दिया है, तुम लोग भी सरेंडर कर दो। इस पूरे बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग परिवार ने अपने पास सुरक्षित रख ली ताकि पुलिस जांच में कोई कमी ना रहे। पुलिस जांच और आरोपियों से पूछताछ में इस पूरे मामले का असली मोटिव सामने आया। कविता को अपने पति से अलग होने का कोई आसान रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे लगता था कि अगर वो खुद अलग होती है तो समाज में उसके परिवार की बदनामी होगी और उसकी बहन की शादी भी टूट सकती है। इसी अजीब और खतरनाक सोच के तहत उसने और उसके प्रेमी गणेश ने ये बेहद खौफनाक रास्ता चुना। कविता का मानना था कि अगर महेश की कुदरती तरीके से या किसी बीमारी से जान चली जाती है तो वो एक बेकसूर विधवा बनकर अपने मायके आ जाएगी। इससे ना तो उसकी बहन के रिश्ते पर कोई असर पड़ेगा और ना ही परिवार की कोई बदनामी होगी। इसके बाद वो आसानी से अपने प्रेमी गणेश के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिता सकेगी। कविता का सोचना था कि ये एक परफेक्ट प्लान है जिसमें कोई भी सुराग पीछे नहीं छूटेगा। पोस्टमार्टम में जहर का तुरंत पता न चलना, अस्पताल में रोने धोने का नाटक करना और सीसीटीवी कैमरों के सामने पानी छिड़क कर केयरिंग वाइफ बनने की एक्टिंग करना, सब कुछ इसी प्लानिंग का हिस्सा था। लेकिन वो ये भूल गए थे कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और सच्चाई को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। एक पिता का अटूट विश्वास और भाई की समझदारी ने इस पूरे मामले से पर्दा उठा दिया। इस मामले के तमाम कॉल रिकॉर्डिंग्स, सीसीटीवी फुटेज और खुद आरोपियों के कबूलनामे के आधार पर जयपुर विश्वकर्मा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। 19 अगस्त 2026 को पुलिस ने मुख्य आरोपी पत्नी कविता मीना, उसके प्रेमी गणेश मीना और उसके 2 सहयोगी अजय और भोलू को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया। 21 अगस्त 2026 को उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। दोस्तों, ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब रिश्तों में झूठ और धोखे का जहर घुल जाता है तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और ऐसे ही रोमांचक क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जामनगर, गुजरात, 26 जुलाई की ठंडी सुबह जब पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर एक शख्स बेहद परेशान हालत में आकर खड़ा होता है। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में खौफ का सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान की गवाही दे रहा था। किसी को ये मालूम नहीं था कि बीते 2 सालों में जिस इंसान को सब ढूंढ रहे थे और सब समझ रहे थे कि वो ऑस्ट्रेलिया में अपना नया जीवन बिता रहा है, उसकी सच्चाई छुपी थी जमीन से 15 फीट नीचे एक ऐसी जगह पर जहां सूरज की भी रोशनी नहीं पहुंचती। क्या वाकई कोई इंसान 8 साल पुराने प्यार को इतनी बेरहमी से मिटा सकता है?
क्या ऑस्ट्रेलिया जाने की कहानी सिर्फ एक सोची समझी साजिश थी? और आखिर वो कौन राजदार था जो पर्दे के पीछे से इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा था? तो चलिए आज के इस क्राइम स्टोरी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के शांत शहर जामनगर से। यहाँ रहती थी पृथ्वी नाम की एक लड़की। कॉलेज के दिनों में पृथ्वी की मुलाकात नीलेश नाम के एक लड़के से हुई थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, साथ उठते बैठते और देखते ही देखते उनकी दोस्ती एक बेहद गहरे रिश्ते में बदल गई। शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत मैजिकल लग रहा था। नीलेश और पृथ्वी अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त एक साथ बिताते, भविष्य के सपने बुनते और एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। पढ़ाई खत्म होने के बाद नीलेश ने अपने खुद के बिजनेस पर फोकस करना शुरू किया। वो दिन रात मेहनत में जुट गया ताकि अपनी लाइफ को सेटल कर सके। लेकिन जैसे जैसे नीलेश अपने बिजनेस में बिजी होता गया, पृथ्वी को लगने लगा कि नीलेश अब उसे टाइम नहीं दे रहा है। धीरे धीरे दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां बढ़ने लगी। जिस रिश्ते में कभी सिर्फ प्यार और हंसी मजाक हुआ करता था, अब वहाँ रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। लगभग 3 से 4 साल तक ये रिश्ता इसी तरह खींचता रहा। इसी बीच जब नीलेश अपने काम में उलझा हुआ था और पृथ्वी अपनी लाइफ में अकेली महसूस कर रही थी, तब उसकी जिंदगी में एक नए इंसान की एंट्री हुई। इस लड़के का नाम था जिग्नेश। जिग्नेश जामनगर का ही रहने वाला एक बेहद सीधा साधा, शांत और डाउन टू अर्थ इंसान था। जिग्नेश का अपना फर्नीचर का बिजनेस था और वो अपने माता पिता, बड़े भाई और पूरे परिवार के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहता था। जिग्नेश दिल का बहुत साफ था और हर इंसान की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। जब पृथ्वी और नीलेश के बीच दूरियां बढ़ रही थी, तब जिग्नेश पृथ्वी के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन गया। पृथ्वी अपने दिल की सारी बातें, अपनी शिकायतें और अपनी प्रॉब्लम्स जिग्नेश के साथ शेयर करने लगी। जिग्नेश उसकी हर बात को बहुत ध्यान से सुनता, उसे समझता और उसकी केयर करता। पृथ्वी को नीलेश के बिजी एटीट्यूड और रोज के झगड़ों से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगने लगा कि नीलेश के साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। दूसरी तरफ जिग्नेश का केयरिंग नेचर उसे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। आखिरकार पृथ्वी ने फैसला किया कि वो नीलेश से अपनी सारी रिश्ते खत्म कर लेगी। उसने नीलेश से ब्रेकअप कर लिया और उसकी लाइफ से पूरी तरह से बाहर निकल गई। ब्रेकअप के कुछ ही समय बाद पृथ्वी और जिग्नेश एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। जिग्नेश पृथ्वी से सच्चा प्यार करने लगा था और उसने तय किया कि वो इस रिश्ते को नया नाम देगा। ब्रेकअप के 1 साल के अंदर ही जिग्नेश ने पृथ्वी के सामने मैरिज का प्रस्ताव रखा, जिसे पृथ्वी ने खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन इस शादी के रास्ते में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। जब जिग्नेश ने अपने परिवार को पृथ्वी के बारे में बताया और इंटरकास्ट मैरिज की बात रखी, तो घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ हो गए। जिग्नेश के माता पिता और बड़े भाई अशोक का मानना था कि अलग कास्ट में शादी करने से समाज में कई तरह की बातें होंगी। लेकिन जिग्नेश पृथ्वी से बेहद प्यार करता था। उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर पृथ्वी का हाथ थामने का डिसीजन लिया। जब घर वाले नहीं माने तो जिग्नेश और पृथ्वी ने अपने दम पर शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने परिवार से अलग रहकर एक नई दुनिया बसाने का फैसला किया। जिग्नेश के परिवार ने भी इस शादी को स्वीकार नहीं किया था और उनसे बातचीत बंद कर दी। जिग्नेश और पृथ्वी जामनगर में ही एक अलग मकान लेकर रहने लगे। शुरुआत के 5-6 सालों तक तो सब कुछ बेहद नॉर्मल और खुशहाल चल रहा था। जिग्नेश अपने फर्नीचर के काम में मेहनत करता, सुबह काम पर जाता और शाम को घर लौटकर अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताता। वो पृथ्वी की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता। पृथ्वी भी घर संभालती थी, लेकिन बाद में उसने एक अस्पताल में बतौर नर्स के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। दोनों अपने छोटी सी दुनिया में खुश दिख रहे थे। हालांकि शादी के 8 साल बीत जाने के बाद भी उनके घर में कोई संतान नहीं हुई थी। लेकिन जिग्नेश ने कभी इस बात को लेकर पृथ्वी पर कोई भी दबाव नहीं बनाया। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट था और अपनी पत्नी पर अंधा भरोसा करता था। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस छत के नीचे वो सुकून की सांसें ले रहा है, वहीं उसके खिलाफ एक खौफनाक साजिश की पटकथा लिखी जाने लगी है। समय बीतता गया और शादी के 7-8 साल बाद पृथ्वी की जिंदगी में एक अजीब सी खामोशी आने लगी। जिग्नेश का सीधा साधा लाइफस्टाइल, उसकी रोज की वही रूटीन और कोई नयापन ना होना पृथ्वी को बोरिंग लगने लगा। ह्यूमन साइकोलॉजी भी ये मानती है कि जब इंसान को किसी रिश्ते में बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होने लगती है।
जब रिश्ते में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है तो पुराना वक्त अक्सर हसीन लगने लगता है। पृथ्वी के साथ भी ठीक यही हो रहा था। वो अपनी मैरिड लाइफ से धीरे धीरे अनसेटिस्फाइड होने लगी और ठीक इसी दौर में किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। पृथ्वी की लाइफ में उसके एक्स बॉयफ्रेंड नीलेश की दोबारा एंट्री हुई। नीलेश, जिससे सालों पहले पृथ्वी का ब्रेकअप हुआ था, अब एक सफल और पैसे वाला बिजनेसमैन बन चुका था। उसने अपना काम काफी बड़ा कर लिया था और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इतने सालों बाद जब नीलेश और पृथ्वी का दोबारा कांटेक्ट हुआ तो पुरानी यादें फिर से ताजा होने लगी। पृथ्वी अपनी शादीशुदा जिंदगी की बोरियत और जिग्नेश के सीधेपन की शिकायत नीलेश से करने लगी। नीलेश भी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को अपनी लाइफ में वापस पाकर बेहद एक्साइटेड नजर आ रहा था। धीरे धीरे फोन पर शुरू हुई बातचीत मुलाकातों में बदलने लगी। नीलेश का लग्जरी लाइफस्टाइल और उसका पैसा पृथ्वी को जिग्नेश के सिंपल नेचर से ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा। दोनों के बीच एक सीक्रेट अफेयर शुरू हो गया। पृथ्वी अब एक खतरनाक दोहरी जिंदगी जी रही थी। एक तरफ उसका पति जिग्नेश था जो दिन रात मेहनत करके उसके लिए खुशियां जुटा रहा था, और दूसरी तरफ उसका एक्स बॉयफ्रेंड नीलेश, जिसके साथ वो अपना फ्यूचर इमेजिन करने लगी थी। लेकिन इस बार पृथ्वी सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहने वाली थी। उसने एक बहुत ही चालाक प्लान बनाया। उसने नीलेश और जिग्नेश को आपस में मिलवाने का प्लान बनाया। उसने अपने पति जिग्नेश से कहा कि उसका एक बहुत पुराना दोस्त है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसके साथ मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता है। सीधा साधा जिग्नेश अपनी पत्नी की बात पर पूरी तरह भरोसा कर गया। उसे जरा सा भी शक नहीं हुआ कि जिस इंसान को वो अपनी पत्नी का दोस्त समझ रहा था वो असल में उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। पृथ्वी ने नीलेश और जिग्नेश की मुलाकात करवाई। जिग्नेश बेहद फ्रेंडली इंसान था। उसने नीलेश का स्वागत किया और दोनों के बीच बिजनेस को लेकर बातचीत शुरू हो गई। नीलेश अक्सर जिग्नेश के घर आने जाने लगा। जिग्नेश को लग रहा था कि उसे एक अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल गया है जो उसकी लाइफ बदल देगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि नीलेश और पृथ्वी बंद कमरों में जिग्नेश को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटाने का प्लान बना रहे थे। अफेयर को चलते हुए कुछ महीने बीत चुके थे। अब नीलेश और पृथ्वी एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी रुकावट थी जिग्नेश। अगर पृथ्वी डिवोर्स लेती तो समाज में बातें बनती, परिवार सवाल उठाता और कानूनी पचड़ों में लंबा वक्त निकल जाता। नीलेश और पृथ्वी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो किसी क्राइम थ्रिलर मूवी की कहानी जैसा लग रहा था। उन्होंने तय किया कि वो जिग्नेश को रास्ते से इस तरह से हटाएंगे कि किसी को कानो कान खबर ना हो और जिग्नेश का वजूद दुनिया से इस तरह गायब हो जाए जैसे वो कभी था ही नहीं। इस खतरनाक प्लान को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक सोची समझी स्ट्रेटेजी बनाई। नीलेश और जिग्नेश ने मिलकर जामनगर के GIDC इंडस्ट्रियल एरिया में स्पेयर पार्ट्स असेंबल करने के नाम पर एक फैक्ट्री रेंट पर ली। ये एक बड़ा सा गोडाउन नुमा स्ट्रक्चर था जहां आसपास काफी शोर शराबा रहता था और इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से लोगों का ध्यान गाड़ियों और मशीनों पर नहीं जाता। फैक्ट्री रेंट पर लेने के बाद उन्होंने वहां कुछ दिनों तक काम करने का नाटक किया। प्लान का पहला स्टेप पूरा हो चुका था। अब बारी थी सबसे खौफनाक कदम की। प्लान के मुताबिक उन्होंने पहले ही JCB मशीन बुलवाकर फैक्ट्री के अंदर एक कोने में 15 फीट गहरा गड्ढा खुदवा दिया। जब वहां काम करने वाले मजदूरों ने पूछा तो उन्होंने बहाना बना दिया कि उन्हें भारी मशीन फिट करने के लिए बेसमेंट या गहरा फाउंडेशन तैयार करना है। किसी को भी उनकी बातों पर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। घटना वाली शाम जब फैक्ट्री में कोई मजदूर नहीं था, नीलेश और पृथ्वी ने जिग्नेश को नई फैक्ट्री की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए बहाने से बुला लिया। जिग्नेश बेहद खुश था कि उसका नया काम शुरू होने जा रहा था। वहां शराब की महफिल जमी। जिग्नेश को अंदाजा भी नहीं था कि जिस जाम को वो खुशी से उठा रहा है वही उसकी जिंदगी का आखिरी जाम बनने वाला है। पृथ्वी, जो कि एक नर्स थी, उसे दवाइयों और केमिकल्स की अच्छी जानकारी थी। उसने और नीलेश ने बेहद चालाकी से शराब के गिलास में एक बेहद खतरनाक जानलेवा विषाक्त पदार्थ साइनाइड मिला दिया। जिग्नेश ने जैसे ही वो ड्रिंक पी, पलक झपकते ही उसकी सांसें रुक गई। वो बिना चीखे चिल्लाए वहीं फर्श पर गिर पड़ा और उसकी जिंदगी का अंत हो गया। जिग्नेश के खामोश होते ही नीलेश और पृथ्वी ने बिना वक्त गवाए 15 फीट गहरे गड्ढे में बेजान जिस्म को डाल दिया और उस पर कंक्रीट सीमेंट का पक्का लिंटर ढाल दिया गया
ताकि बदबू बाहर ना आ सके और कोई भी गड्ढे को खोदने की कोशिश न करे। फर्श को पूरी तरह से नॉर्मल बना दिया गया। इस पूरे खौफनाक काम को अंजाम देने के बाद दोनों चुपचाप वहां से निकल गए। कुछ ही महीनों के अंदर उन्होंने वो फैक्ट्री खाली कर दी और मकान मालिक को उसकी चाबी सौंप दी। अब सतह के ऊपर सब कुछ शांत था, लेकिन 15 फीट नीचे कंक्रीट के फर्श के अंदर एक बहुत बड़ा राज दफन हो चुका था। जिग्नेश की खामोशी के बाद असली ड्रामा शुरू हुआ। अब सबसे बड़ी चुनौती थी जिग्नेश के परिवार और आसपास के लोगों को संभालना। लेकिन पृथ्वी ने बड़ी ही चालाकी से झूठ का एक ऐसा जाल बुना जिसे किसी को भी शक नहीं होने वाला था। जब भी जिग्नेश के घर वाले या रिश्तेदार पूछते कि जिग्नेश कहाँ है, तो पृथ्वी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती कि वो तो अच्छे फ्यूचर के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम दोनों का खर्च उठा रहे हैं। जब परिवार वाले उससे जिग्नेश का कॉन्टेक्ट नंबर मांगते तो वो बेहद सफाई से बात टाल देती। वो कहती कि जिस कंपनी में जिग्नेश काम कर रहे हैं वहाँ वर्क आवर्स में फोन यूज करना सख्त मना है। इतना ही नहीं, पृथ्वी उल्टा जिग्नेश के घर वालों पर इमोशनल प्रेशर डालती। वो उनसे कहती, आप लोगों ने तो हमारी लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज का कभी सपोर्ट नहीं किया, मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं दिया, तो अब आप लोग उनकी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं। ये बात सुनकर घर वाले अक्सर चुप हो जाते। उन्हें लगता था कि शायद बहू सच बोल रही है और पुराने गिले शिकवे की वजह से दूरी बना रही है। इस तरह लगभग 1 साल 8 महीने का वक्त बीत गया और पृथ्वी आराम से अपनी लाइफ जीती रही। अस्पताल में नर्स का जॉब करती रही और अपने बॉयफ्रेंड नीलेश से भी मिलती रही। लेकिन झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब जिग्नेश के बड़े भाई अशोक के बेटे यानी जिग्नेश के भतीजे ने ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बनाया। उसे काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना था। अब परिवार ने सोचा कि जिग्नेश भी तो ऑस्ट्रेलिया में ही है, तो क्यों न उससे कांटेक्ट करके भतीजे की थोड़ी मदद करवा दी जाए। जिग्नेश के भाई अशोक ने पृथ्वी से सीधा सवाल किया। उसने कहा, अब तो जिग्नेश का नंबर देना ही पड़ेगा। लड़का ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो अपने चाचा के पास ही रुकेगा। पृथ्वी अब घबराने लगी क्योंकि उसके पास देने के लिए कोई नंबर नहीं था। वो फिर से गोलमाल जवाब देने लगी और बातें घुमाने लगी। लेकिन इस बार परिवार वालों का शक गहरा हो चुका था। पिछले 3 महीनों से जिग्नेश के भाई और पूरा परिवार पृथ्वी पर लगातार प्रेशर बना रहे थे। और फिर 26 जुलाई की सुबह वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। पृथ्वी ने अचानक जिग्नेश के बड़े भाई अशोक को फोन किया और कहा कि उसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। जब अशोक उससे मिले तो पृथ्वी ने बिना किसी झिझक के ठंडे दिमाग से कहा, आपको जिग्नेश की तलाश करने की जरूरत नहीं है। मैंने 2 साल पहले ही उसकी लाइफ खत्म कर दी। ये सुनते ही अशोक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत भागते हुए जामनगर के सिटी बी पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को पूरी कहानी बताई। पुलिस ने बिना कोई वक्त गवाए आरोपी महिला पृथ्वी को हिरासत में ले लिया। जब उससे कड़ी पूछताछ हुई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और अपने प्रेमी नीलेश का नाम भी बता दिया। पुलिस ने नीलेश और उसके एक साथी को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस उस GIDC इंडस्ट्रियल एरिया के फैक्ट्री में पहुंची। 2 साल में वो फैक्ट्री किसी और को रेंट पर दी जा चुकी थी। पुलिस ने नए किराएदार और मालिक को स्थिति समझाई और उस जगह पर खुदाई का काम शुरू करवाया जहां कंक्रीट का फर्श ढला हुआ था। लगभग 15 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद पुलिस को जो मिला उसने जांच अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। वहां इंसान का कोई वजूद नहीं था, सिर्फ कंकाल और हड्डियां बची थी। 2 साल से बंद कंक्रीट के नीचे दबे होने के कारण शरीर पूरी तरह से चुकी थी। पुलिस ने उन अवशेषों को तुरंत फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भिजवा दिया ताकि मेडिकल एविडेंस तैयार किया जा सके। इस तरह एक खौफनाक मिस्ट्री का खुलासा हुआ जो 2 साल से ऑस्ट्रेलिया के एक झूठे नाटक के पीछे छिपी हुई थी। उन्हें लगा था कि जिग्नेश का परिवार वैसे भी अलग रहता है और ज्यादा पूछताछ नहीं करता, इसलिए ऑस्ट्रेलिया जाने की झूठी कहानी बनाकर वो हमेशा के लिए बच निकलेंगे। लेकिन सच कभी न कभी बाहर आ ही जाता है। जिग्नेश एक बेहद मासूम और केयरिंग इंसान था जिसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी वो इस लालच और धोखे का शिकार बन गया। आरोपी आज सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। दोस्तों, आज की इस क्राइम स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमारी बाकी वीडियोस देखते रहें।